वंदे मातरम के 150 सालों को पूरा होने पर प्रधानमंत्री देश को दे सकते हैं वो है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लाया जाए। आज भारत की संसद में एक बहुत ही ऐतिहासिक बहस हो रही है कि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा का उद्घोष है, उसको प्रधानमंत्री ने बहुत विस्तार से बताया। जो सत्य है उसको प्रधानमंत्री जी ने कहा है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में चर्चा जारी है और सदन में चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1947 में देश आजाद होने के बाद देश की चुनौतियां बदली, प्राथमिकताएं बदली, लेकिन भारत पर जब जब संकट आया देश हर बार वंदे भारत की भावना के साथ आगे बढ़ा है। आज भी 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी हर तरफ वही भाव दिखता है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए और ये उसका तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का तरीका था। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुक गई और इसीलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए भी झुकना पड़ा। कांग्रेस ने आउटसोर्स कर लिया है। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी हैं और आईएनसी चलते चलते अब एमएनसी हो गई है। जिन जिन के साथ कांग्रेस जुड़ा वो वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करते आए। जब कसौटी का काल आता है तभी यह सिद्ध होता है कि हम कितने दृढ़ हैं और कितने सशक्त हैं। इतने मात्र तक वंदे जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई, स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके समक्ष आज जब मैं वंदे मातरम 150 निमित्त चर्चा के लिए आरंभ करने खड़ा हुआ हूं, यहां कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है, क्योंकि हम सब यहां जो बैठे हैं एक्चुअली हमारे लिए रण स्वीकार करने का अवसर है कि जिस वंदे मातरम के कारण लक्षावधि लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहां बैठे हैं। और इसलिए हम सभी सांसदों के लिए, हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए वंदे मातरम के रण स्वीकार करने का ये पावन पर्व है। और कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने जवाब देते हुए इसे बंगाल चुनाव से जोड़ा। ये कहा कि इस वक्त वंदे मातरम के मुद्दे पर चर्चा का और कोई कारण नहीं हो सकता है। वंदे मातरम को लेकर बचे सियासी कोहराम पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। अध्यक्ष महोदय, आज जब हम वंदे मातरम की 1.5 शताब्दी की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रहे हैं, तब यह सच स्वीकार करना पड़ेगा कि वंदे मातरम के साथ जो न्याय होना चाहिए था वह न्याय नहीं हुआ। आजाद भारत में राष्ट्रगान
और राष्ट्रगीत को बराबर का दर्जा देने की बात की गई थी, लेकिन एक हमारी राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न अंग बन गया। लेकिन दूसरे गीत को मार्जिनाइज कर दिया गया, उपेक्षित किया गया, उसे खंडित किया गया। वह गीत है वंदे मातरम। अध्यक्ष महोदय, सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। तो आज की चर्चा के सवाल स्क्रीन पर साथ में रखते हुए चारू प्रज्ञा हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता मौजूद हैं, चित्रा बाथम हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, प्रोफेसर रवि भट्ट हैं, हिस्टोरियन, इतिहासकार हमारे साथ आज चर्चा का हिस्सा हैं, संजय राणा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में हैं, गुलाम सरवर जी मुस्लिम स्कॉलर हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और साथ ही एहतिशामुल हक टीएमसी के नेता भी आज चर्चा का हिस्सा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चित्रा बाथम, आपके साथ शुरुआत करते हैं। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक जिन्ना ने 1937 में जब वंदे मातरम के खिलाफ नारा बुलंद किया तो कांग्रेस ने घुटने क्यों टेक दिए मुस्लिम लीग के सामने? क्यों इसका कोई प्रतिवाद कांग्रेस ने नहीं किया? और इतिहास की आज ये भूल कांग्रेस के सामने मुंह खड़ी है। चित्रा बाथम। पूर्णिमा जी नमस्ते सभी को। और मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारी नेता श्रीमती प्रियंका जी गांधी का भाषण पूरी तरीके से चलाना चाहिए सारे चैनल्स पे, ताकि इतिहास का एक एक क्षण किस तरीके से एकदम गुलामी के खिलाफ लोगों की आवाज बुलंद करने में वंदे मातरम का जो एक अभिन्न अंग बना है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाता था। और किस तरीके से बीजेपी सांप्रदायिक तत्वों के आधार पे, सांप्रदायिक विचारधारा के आधार पे आज उस इतनी महान चीज को भी आज बहस का मुद्दा बना रही है। आपने पूछा 1937 के बारे में, तो मैं आपको याद दिला दूं 1937 में जिन्ना की जो मुस्लिम लीग थी उसके साथ सरकार में कौन बैठे थे? सावरकर की हिंदू महासभा। तो यहाँ पे ये सांप्रदायिकता की विचारधारा के ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं उठता? उसी वक्त 1937 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में सबसे पहले एक रेजोल्यूशन पास हुआ था। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नेशन ने ये मिलकर तय किया था कि वंदे मातरम की जो फर्स्ट टू स्टैंडर्ड्स जो हमेशा से गाई जाती है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें सांप्रदायिकता के सामने घुटने कांग्रेस ने कभी नहीं टेके हैं और इसी वजह से उस परंपरा को हमने बाखूबी चलाया है और आजादी के बाद उसे हमने राष्ट्रगान का एक जो है स्वरूप देने का पूरा निर्णय लिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ भटकाव की राजनीति खेलना चाहती है। इतने बड़े बड़ी महान हस्तियों को वो बार बार कटघरे में खड़ा करना चाहती है, उनके ऊपर नए नए आरोप लगाना चाहती है। और जिस तरीके से हमारी आजादी की लड़ाई जो है उसमें इनका सिर्फ और सिर्फ रोल एक मुखबरों का था, उसी विचारधारा को वो आगे लेके जाना चाहती है और सांप्रदायिकता को इस देश में पनपने देते रहना चाहती है। ठीक है चारू, क्या सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक बयान है? बार बार नेहरू और नेहरू के फैसले को कटघरे में खड़ा करना, 150 साल बाद वंदे मातरम के आज सियासत में ये जगह क्यों तलाशी जा रही है? पूर्णिमा जी नमस्ते। वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए, आज जो सांप्रदायिक कह रहे हैं वंदे मातरम के कुछ पैराग्राफ्स को, मैं उनको थोड़ा सा इतिहास याद दिलाना चाहती हूँ। जब वंदे मातरम कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में पहली बार गाया गया 1896 में, इनको गाने वाले खुद रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। और उस समय आप जानते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी जी, एक मुस्लिम लीडर। तो उनको तो इसमें कुछ सांप्रदायिक नहीं दिखा। उसके बाद कांग्रेस की हर एक मीटिंग, हर एक वर्किंग कमेटी के बैठक में वंदे मातरम को गाया गया। बहुत सारे कांग्रेस के अध्यक्ष इस पूरे दौरान में मुसलमान भी थे। मौलाना आजाद जी भी एक अध्यक्ष थे उस समय, उनको भी कुछ सांप्रदायिक नहीं दिखा। सांप्रदायिकता इस कांग्रेस पार्टी को किस दिन से दिखनी शुरू हुई? तब से दिखनी शुरू हुई जब से कांग्रेस के कुछ नेताओं को ये समझ में आया, भाई जब तक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे तब तक आप सत्ता नहीं हथिया के रख पाएंगे। इनमें सबसे आगे कौन चल रहे थे? जिन्ना, नेहरू। अब मैं आपको स्पष्ट डिटेल्स और डेट्स के साथ कुछ चीजें बताना चाहती हूँ।
1 सितंबर 1937, 1 सितंबर 1937 को नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी सुभाष चंद्र बोस को। उस चिट्ठी में उन्होंने पहली बार आपत्ति जताई और ये कहा कि भाई ये तो बड़ा सांप्रदायिक गाना है। उनका शब्द था इरिटेटिंग टू मुस्लिम्स। अब तक तो किसी मुसलमान को इरिटेटिंग नहीं लगा। देश में आजादी का अगर पहला कोई नारा था वो वंदे मातरम था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर वंदे मातरम कहते थे, तब तक कुछ सांप्रदायिक नहीं था। सांप्रदायिकता कहाँ आने लगी? जब तुष्टीकरण की शुरुआत हुई। इस तुष्टीकरण को आगे ले जाते हुए ये चिट्ठी लिखी गई और उसके बाद, क्योंकि उस समय नेहरू जी काफी प्रभावशाली थे, बड़े नेता थे, उनकी बात को इंस्टीट्यूशनलाइज करा गया और 4 पैराग्राफ्स हटा दिए गए। जिन 4 पैराग्राफ्स को हटाया है उसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं था। भारत माता को हमारी देवियों के साथ तुलना कर कर उनको देवतुल्य स्टेटस दिया था। इसमें आपत्तिजनक क्या है मुझको बता दीजिए। अच्छा, आज कांग्रेस कहती है भाई राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, जिस भी तरीके से प्रियंका गांधी बात कर रही थी, कहती है डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, अगर आपको कोई आपत्ति ही नहीं है वंदे मातरम से, तो आपके नेता वंदे मातरम कहने से इनकार क्यों कर देते हैं? आपके नेता वंदे मातरम के समय पार्लियामेंट से बाहर क्यों चले जाते हैं? उत्तराखंड में आपको 2018 का मैं इंसिडेंट बताती हूँ। उत्तराखंड में कांग्रेस ने बैन कर दिया वंदे मातरम अपनी इंटरनल मीटिंग्स में। कहते हैं यहाँ कोई वंदे मातरम ना गाया जाएगा ना कहा जाएगा। इनके बहुत सारे साथी अलायंस पार्टनर्स के नेताओं ने बयान दिए हैं वंदे मातरम को सांप्रदायिक कहा है। आप किस मुंह से कह पाते हैं आपको कोई आपत्ति नहीं है? प्रूफ मैं आपको दे सकती हूँ, चाहे वो अबू आजमी है, चाहे वो ओवैसी है, टीएमसी के एमपी है मालदा से जो अबू तहर खान है, आरिफ मसूद, मैं लंबी चौड़ी आपको लिस्ट दे सकती हूँ। तो पहली बात मैं थोड़ा इतिहास के पन्ने बातें कर रहे हो। राजनीति अपनी जगह तलाशती रहे, लेकिन इतिहास तो साफ एक आईना दिखाएगा ना, इतिहास तो साफ साफ बताएगा ना। प्रोफेसर रवि भट्ट साहब, क्या ये कहना ऐतिहासिक रूप से ठीक रहेगा कि कांग्रेस ने जिन्ना के विरोध के दबाव में वंदे मातरम के टुकड़े किए? देखिए, इसके अंदर आपको मैं यहाँ पर ये याद दिला दूं कि 1930 के अंदर जो इलाहाबाद का 25th सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, जिसको प्रिसाइड कर रहे थे बहुत फेमस शायर इकबाल, जिन्होंने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसके अंदर पहली बार इन्होंने इस बात को इंडिपेंडेंट मुस्लिम कंट्री की इन्होंने परिकल्पना करी थी और उसका विचार उन्होंने प्रस्तुत किया था। और तभी इन्होंने मुस्लिम लीग ने उस समय ही इन्होंने उसी 25th सेशन में डिसाइड किया था कि इसको ये जो इसके बाकी स्टेंजे जो हैं वो हम इसका मतलब वो देवर अगेंस्ट इट। उन्होंने पहली बार आवाज उठाई थी सामूहिक रूप से कि इसके बाकी स्टेंजों को यूज ना किया जाए। तो ये उसके बाद में, जैसा कि अभी पहले भी हमारे स्पीकर्स ने बताया, बिल्कुल सही बताया है, उसके बाद के अंदर 1937 के अंदर जब ये इसके ऊपर विचार हो रहा था कि वंदे मातरम को रखा जाए कि इसको रखा जाए, सारे जनगण को रखा जाए, तो उस समय डिसाइड हुआ कि ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि जनगण को रखा जाए, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी सी मुस्लिम लीग ने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। तो इसलिए फिर यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया जनगण को जो था नेशनल एंथम बनाया गया और इसको राष्ट्रीय गीत बनाया गया। नहीं, लेकिन सर काट छाट की गई या ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स थी, ये इतिहास में दर्ज दस्तावेजों से या जो भी बातें हैं निहित इतिहास में, क्या उससे कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? देखिए, ये बात जो है बिल्कुल कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सर्वविदित होती हैं, उसके अंदर आपको कोई बहुत एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि उस समय ये था कि इन्होंने नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को ये लिखा था, एग्जैक्टली यही लिखा था कि हम लोग को लेट अस ड्रॉप द 4 अदर स्टेंजर्स इन विच द 3 गॉडेस, हिंदू गॉडेस आर मेंशन्ड, द दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी का मेंशन है, एंड दैट इज अ बिट इरिटेटिंग टू द मुस्लिम्स। मतलब मुस्लिम वर्ड नहीं यूज किया था, उन्होंने कहा था कि टू द अदर कम्युनिटी, सो वी शुड ड्रॉप इट। उन्होंने कहा बिकॉज सुभाष चंद्र बोस बेसिकली वांटेड कि पूरी पोएम जो है इसके अंदर रहे। इसका रीजन ये था क्योंकि 1875 के अंदर जब बंकिम चंद्र ने, जो कि डिप्टी कलेक्टर थे, खुद ही वॉज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, उन्होंने इसको लिखा था व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग इन द ट्रेन। वो आपको सियालदा से एक नहाटी है, वहां पर जा रहे थे, ट्रेन के अंदर उन्होंने पहली बार लिखा था
और उसके बाद में ये 1822 के अंदर उनके नावल के रूप में बंगाल का एक मैगजीन थी, उसके अंदर ये पब्लिश हुआ था। इसके अंदर ये और इसका जो म्यूजिक कंपोज किया गया था उसको किया था आपको जदुनाथ भट्टाचार्य ने किया था। और ये इतना पॉपुलर हो गया था क्योंकि ये नॉवेल खुद जो था दैट वाज ऑन द सन्यासी रिवोल्ट, सन्यासी विद्रोह पे लिखा गया था। और ये जो नॉवेल था उसके अंदर भवानंद सन्यासी था, वो इसको गाता है। तो ये चूंकि इसका म्यूजिक बहुत अच्छा था नंबर 1 और ये लिखा बहुत अच्छा था, जबकि आपको इस बात से आश्चर्य होगा कि जो लिखा गया है ये बांग्ला और संस्कृत की मिक्स्ड लैंग्वेज है, उसके अंदर लिखा गया था। इसके बावजूद ये इतना ज्यादा पॉपुलर उन लोगों के बीच में हो गया था क्योंकि बंकिम चंद्र ने इसको इसलिए लिखा था क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इस बात को उसको ऑलमोस्ट प्रेशर डालना शुरू कर दिया था कि इंडिया के अंदर जो भी इवेंट हो उस इवेंट के अंदर गॉड सेव द किंग बजाया जाए। तो बंगाल के इंटेलेक्चुअल विशेष करते हैं और ज्यादातर लोग इससे इरिटेट हुए, तो बंकिम चंद्र ने उसके अगेंस्ट में ये लिखा था, अपने नॉवेल में जरूर था पर उसके अगेंस्ट में लिखा गया था। ठीक है, और इसका फायदा मिला बंकिम चंद्र को कि पूरे देश के अंदर लोग उसको गाने लगे। प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि वंदे मातरम का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ बंगाल चुनाव की वजह से उठाया जा रहा है। क्या आप भी इतिहास को इसी नजरिए से देखते हैं? देखिए पूर्णिमा मिश्रा जी और तमाम पैनलिस्ट के बीच में मैं अपनी बात रख रहा हूं। देखिए ये 150 साल पुराना इतिहास है। हम समझते हैं वंदे मातरम प्रत्येक भारतीय के हृदय में एक संकल्प और चेतना निमान की भावना है। भाजपा इस भावना को नहीं समझेगी क्योंकि उनके पूर्ववर्ती सावरकर जमानत देकर अंग्रेजों की जेल से रिहा होना चाहते थे। उस समय बंगाल के लगभग 398 स्वतंत्रता सेनानी उस समय समझ लिए अपनी मुक्ति के बारे में सोचने के बजाय मातृभूमि की मुक्ति के बारे में सोचा। किसी ने भी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। बंगाल की जनता प्रधानमंत्री ऋषिकेश बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संसद में खड़े होकर के उन्हें बंकिम दादा शब्द जो कहे हैं, मुझे बहुत ही आपत्ति है। नहीं तो दादा कहने में या दा कहने में असम्मान की भावना क्या है सर? बिल्कुल इसमें असम्मान की भावना कैसे आई? प्रधानमंत्री सुनिए पूर्णिमा जी, सर आप जो सुनिए ना सर, बेवजह जो मुद्दे की बात है या जो विवाद का विषय है आप घूमकर दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैंने आपसे क्या पूछा, आपने एक भी बार उन शब्दों का जिक्र नहीं किया जिसे वंदे मातरम से हटाया गया। क्यों हटाया गया? क्या वो वाजिब था हटाना उसमें से? क्या वो जरूरी था? क्या वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं थी? उस बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। आप एक शब्द पर आकर अटक गए हैं। आप एक शब्द पर मत अटके रहिए ना सर, थोड़ा व्यापक चर्चा करते हैं ना उस पर। मैं व्यापक चर्चा ही के तौर पर बोल रहा हूं। जो प्रियंका गांधी ने कहा कि ये 150 साल पुराना है, ये वाकई में समझ लिए कभी पश्चिम बंगाल में 2026 में इलेक्शन होने जा रहा है तो ये उसी को समझ लिए, ये पुरानी मामला को लेकर के ये सामने में आए हैं। ये नहीं होना चाहिए इस तरह का जो हिसाब से पूर्णिमा जी, ये हमारे जिन्होंने इस हिसाब से वंदे मातरम के ऊपर में ये विरोध के बाद में समझिए इस तरह का काम कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है चारू, देखिए टीएमसी को ना हर चीज चुनाव से जोड़कर देखने की आदत पड़ गई है, लेकिन भाई चुनाव तो हमारे देश में हर साल है, आपके प्रदेश में नहीं किसी और प्रदेश में होते हैं। 150 साल वंदे मातरम के इस साल हो रहे हैं। आप हर चीज को चुनाव के नजरिए से देखते हैं, इसमें ये समझ में आता है कि आपकी सोच कितनी छोटी है। आप देख रहे हैं, आपकी पार्टी देख रही है, आप देख रहे हैं, आपकी पार्टी देख रही है, हम लोग नहीं देखते हैं। आपको पूरा भारत में कब्जा करना है, आपको पूरा भारत कब्जा करना, हर एक राज्य में चाहिए आपकी। मुझे अब बोलने का नहीं होता है। आप जो बंगाली अस्मिता की ठीक है एहतेशामुल हक साहब सुनिएगा मेरी बात, जल्दी बोलिएगा। जब आप बंगाली अस्मिता की बात करते हैं, आपने क्या मान सम्मान दे दिया सुभाष चंद्र बोस जी को?
अगर उनके नाम पर एक आइलैंड का नाम रखा गया या एक एयरपोर्ट का नाम रखा गया या उनको मान सम्मान दिया, वो कार्य भी भाजपा सरकार ने, मोदी जी ने किया है। आपने क्या किया? बंगाली बंगाली करते रहते हो, एक काम बता दो ना जो देश के लिए आपने किया हो। उसके बाद आप जिस इतिहास में जा रहे हो, उस इतिहास की मैं आपको कुछ खास बातें बता देती हूँ, ठीक है ना। आप जो गिनती करके बता रहे हैं, जो गाना सांप्रदायिक था ही नहीं 50 साल तक, उसको आपने अपनी राजनीति के लिए सांप्रदायिक बना दिया, आपके नेताओं ने सांप्रदायिक बना दिया। मुझे बताइए, आप क्या मौलाना आजाद से बड़े मुसलमान हो गए हैं या रहीमतुल्लाह सियानी जी से बड़े मुसलमान हो गए? और हो गए तो बोलिए, बोलिए मैं उनसे बड़ा मुसलमान हूं, उन्हें कुछ नहीं पता था। हिम्मत है तो बोल दीजिए पूर्णिमा के शो पर, अभी बोलिए। नेताजी सुभाष ना चंद्र ना, बोस जो के मैं नाम पूछ में रही हूँ वो समझिए जवाब पश्चिम दीजिए। बंगाल में अगर उनको सांप्रदायिकता नहीं दिखती आप शुरू तो जहां कहां से किया, मैं वहां से से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने शुरू किया, और आपका कौन सा आपने इस्लाम है? शुरू तो हर किया चीज में नेताजी सांप्रदायिकता सुभाष दिखता चंद्र है। बोस अगर अपनी के नाम से क्या माँ है? का, अपनी धरती का, अपने देश का कंपैरिजन हम अपनी देवियों से कर रहे हैं और किसी और मुसलमान को आपत्ति नहीं हुई, आपको कैसे होने लगी? आपत्ति तब हुई जब जिन्ना और नेहरू दोनों को सत्ता चाहिए थी, इसीलिए मिलजुल कर आपत्ति करी गई। और यही सच्चाई है और इससे आप भाग नहीं सकते। ठीक है। और अगर आप भागना चाहते हैं, पहले बोल दीजिए आप बड़े मुसलमान ठीक हैं, है, पहले मौलाना आजाद ओके, मैं एक बार जरा स्टूडियो में, ठीक है, मैं फिर चित्रा जी आ रही हूँ आपके पास, थोड़ा सा बस समय दीजिएगा। पहले एक बार मैं जरा गुलाम सरवर जी आपके पास आती हूँ, फिर संजय जी आपके पास आऊंगी। गुलाम सरवर साहब, वाकई में मुस्लिम समाज को इस पर आपत्ति थी, मुस्लिम लीग को आपत्ति थी, जिसके बाद ये फैसला नेहरू की तरफ से लिया गया, वो उस कमेटी के अंदर लिया गया जिसका गठन ही इसलिए किया गया कि भाई जरा देखिए इसमें कोई समस्या तो नहीं है। फिर उसके बाद काट-छाट कर दी गई। ऐसे ऐसे लोग थे जिनको इसमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन दबाव कहां से था? मुस्लिम लीग से। देखिए पूर्णिमा जी, यहाँ पर तो अभी हिस्टोरियन भी थे, रवि भट्ट जी ने अपनी बात रखी ही। और मसला न कल आपत्ति किसी बात पर थी, ना आज आपत्ति। अभी लोकसभा में भी जो ये बहस हुई है, ये मैंने पहले से इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, चूँकि पिछले दिनों मध्य प्रदेश में मौलाना महमूद मदनी साहब ने एक बयान दे दिया था और उस बयान में उन्होंने एक शब्द कहा था जिसको पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर देश में पेश किया गया। वो शब्द उन्होंने ये कहा था कि फोर्सफुल्ली किसी को, एक होता है जिसमें संवैधानिक अनिवार्यता हो, जैसे राष्ट्रगान हमारा, तो उसके लिए बहुत सारे माने मामले हैं, कहाँ है खड़ा, अगर नहीं होंगे आप तो क्या होगा, अपमान की श्रेणी में जाएंगे और वगैरह वगैरह। और तय भी है कि कहाँ कहाँ पढ़ना है। ये राष्ट्रगीत है और पिछले कई वर्षों से देश में छोटे छोटे व्यापारी साइकिल से बेचारा रेली मतलब फेरी लगा रहा, उसको पकड़ के कह रहा बोलो वंदे मातरम। तो अननेसेसरी, जहां जरूरत नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, तो आप इस तरह से गलियों में घूम घूम के वंदे मातरम जो फोर्सफुल्ली करवा रहे थे, तो महमूद मदनी साहब का इशारा उस पर था कि आप फोर्सफुल्ली वंदे मातरम या कुछ भी नहीं कहलवा सकते हैं जो असंवैधानिक है। संवैधानिक व्यवस्था है, रूल है, रेगुलेशन, हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन आज जो बहस छिड़ी, बहस तो वहां से छिड़ी थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने जो आरोप लगाया, इस आरोप का मैं समझता हूं कांग्रेस के लोग जवाब दें, चूंकि उन्होंने सीधा आरोप तो कांग्रेस पर लगाया, मुसलमानों का तो नाम लिया नहीं है उन्होंने कि मुसलमान ने इसका काट छांट कर दिया या मुसलमानों ने इसके साथ ऐसा किया वैसा किया। तो मैं बहैसियत मुसलमान के, मैं कांग्रेस का लीडर नहीं हूं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के उन सभी सवालों का जो आपत्तियां और जो सवाल उन्होंने खड़ा किया आज, उस पर मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं मतलब गैर जरूरी बयान देकर मैं चाहता हूं कि समय न लूं। मैं केवल एक बात आज कहना चाहता हूं कि देश के मुसलमान कहीं इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध किया जाए इसका इंतजाम भी सरकार की देख रेख में कर दिया जा रहा। क्यों? मतलब गली कूचे में किसी को पकड़ के आप कहते हैं पढ़ो, मतलब आप स्वयं राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रगीत का अपमान कर रहे हैं। जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, आप इसका सम्मान कीजिए ना, किसी उत्सव में, किसी कार्यक्रम में, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में, राजनीतिक कार्यक्रम में। और पढ़ा, शुरुआत भी वहीं से हुई थी। अरे भाई, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पढ़ा गया, फिर अभी क्या कहते हैं इलाहाबाद अधिवेशन, ये तो कहीं गली कूचे में तो नहीं पढ़वाया गया था तब भी।
तो आज क्या हो गया इस देश के अंदर कि एक ग्रुप बनाया गया चंद भी लड़कों का, और वो ग्रुप घूम घूम के यही काम कर रहा है, जहां दाढ़ी वाले मिलके पकड़ के बोलो वंदे मातरम। तो ऐसे नहीं, तो लेकिन आपको बोलने में तो कोई समस्या नहीं है ना, वो लोग भी अपमान कर रहे हैं वंदे नहीं, मातरम मैं पूछ का। रही हूँ कि जो आपको लोग ये वंदे हरकत मातरम कर रहे हैं, बोलने वो में तो कोई अपमान कर रहे हैं। समस्या नहीं है ना, ये तो गर्व का विषय होना चाहिए, ये तो भारत की एकता का स्वरूप है, तो बोलने में तो कोई समस्या नहीं है ना गुलाम सरवर जी। बोला ही जा रहा, बोलने में कोई समस्या बोला नहीं ही है जा रहा, कहाँ नहीं तो बोला जा रहा? बोलने में कौन क्यों से वो ऐसे असंवैधानिक काम हो कर जाता रहे हैं है? जहाँ नहीं पढ़ा जा जब ये रहा कहा जाता है कि बोल दीजिए, तो बोलने में क्या समस्या आ जाती है, मुझे नहीं समझ में। अच्छा, जो कहता मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, वो भी तो वंदे मातरम नहीं तो बोल ही क्यों, रहा। लेकिन बोलने में क्या समस्या है, मैं यही तो समझना चाह रही पूर्णिमा हूँ जी, संजय राणा। अगर मैं कहूँ वंदे मातरम नहीं बोलूंगा तो वंदे मातरम तो बोल ही दिया मैंने। ठीक है सर, ये तो बेकार का, ये बहस ही, मतलब मैं कहता हूँ ये इशू नहीं है। ओके, ये चर्चा संजय राणा जी जोड़ रही है या और तोड़ रही है? पहले तोड़ने की कोशिश हुई, आज जोड़ने की कोशिश है या और तोड़ने की कोशिश है इस पर बहस के साथ? देखिए पूर्णिमा, गुड इवनिंग फेलो। देखिए तोड़ने की जो शुरुआत थी या नींव थी, तो नेहरू जी ने रख दी थी। अभी चारू ने बताया कि 1896 में पहला अधिवेशन था जहाँ पे वंदे मातरम बोला गया। दूसरा, जब पार्टीशन, जो बहुत से लोग नहीं जानते, 1905 में एक बार बंगाल का पार्टीशन, इसको फर्स्ट पार्टीशन कहा जाता है, वो हुआ था। और उसके पहले, उसके बाद मुस्लिम लीग बन गई थी, और 1911 में एक अधिवेशन हो रहा था जिसमें बीडी पुरस्कर साहब बैठे, वो गाना गा रहे थे वंदे मातरम का, और मौलाना मोहम्मद अली साहब उसको बहिष्कार कर रहे थे। तो बीडी पुरस्कर साहब ने बोला कि भैया मुस्लिम लीग नहीं है, आपको सुनना सुनिए ना, जा सकते हैं। देखिए 1911 और 1937 लंबा समय है। देखिए कौन दबाव में आया? नेहरू जी दबाव में आना है। विद इन 5 डेज के अंदर, भाई अगर मान लीजिए किसी ने आपत्ति दर्ज कराई है तो आप उस पर साक्षात्कार करते, डिस्कशन करते, बिंदुवार तरीके से बातचीत होता, फिर उसमें से हटाया जाता, नहीं हटाया जाता, तो सब्जेक्ट मैटर था। विद इन 5 डेज के अंदर माननीय नेहरू जी ने उस चीज को हटा दिया। किससे पूछ के हटा दिया था? वीटो पावर थी क्या इनके पास हटा देने की? कमेटी बनाई गई थी। अरे कमेटी में कितने लोगों का वहां पे संज्ञान लिया गया? कहाँ सिग्नेचर है? किसी का कोई इतिहास नहीं है। नेहरू जी ने अपनी मर्जी से किया था। देखिए ऐसा है कि नेहरू जी का इतिहास जो है बड़ा संदिग्ध माना जाता है। ये आपत्तिजनक वर्त हो सकता है लोगों के लिए, ये संदिग्ध माना जाता है। ये अपीसमेंट की पॉलिटिक्स पहले से करते चले आ रहे हैं। ये बताइए, हिंदू मुस्लिम, हम खुद कहते हैं, सभी भाई लोग बोलते हैं हम लोगों ने मिल के आज़ादी दिलाई। अगर मिल के हम लोगों ने आज़ादी दिलाई थी तो वंदे माँ, एक बोलता था वंदे, दूसरा बोलता था मातरम, और हम युद्ध लड़े और अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद दिलाई। तो उसमें तो कोई भेदभाव था नहीं। तो भेदभाव क्रिएट करने वाला कौन है? जिसने पाकिस्तान का पार्टीशन करने में इसका हाथ हो? पार्टीशन में हाथ किसका था? माननीय नेहरू जी का, जिन्ना जी का। ये बताइए 5 दिन में आपको इतनी जल्दी वाहट क्या थी? और हमारी एक प्रवक्ता मित्र बोल रही थी कि भैया सरकार बना ली थी बंगाल में पहले। अरे भैया जाके थोड़ा पढ़ लिख के आया करो। कृषक पार्टी थी, जो फजलुल हक थे उसके अध्यक्ष थे, और उनके साथ मिलके जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सरकार बनाई थी, श्यामा प्रसाद मुस्लिम लीग के साथ नहीं बनाई थी। मैं बताता हूँ मुस्लिम लीग के समर्थन से कौन जीता है? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। जहां पे आप चुनाव लड़ते हैं केरला में ना, वहां पे मुस्लिम लीग का समर्थन है, उसकी वजह से आप जीत रहे। तो आपका साथ हमेशा मुस्लिम लीग के साथ रहा। 1906 से लेकर के आज तक 2025 आ गया, आपका मुस्लिम लीग का साथ कभी छूटा नहीं है। मैं सिंपल सी बात है, किसी को आपत्ति नहीं है। सरवर साहब ने बोल दिया उनको आपत्ति नहीं, किसी को आपत्ति नहीं, सिर्फ नेहरू जी को आपत्ति थी और कांग्रेसियों को आपत्ति है। तो ये आपत्ति दर्ज कराने का कारण क्या है, इनको बताना। मैं इसका जवाब चित्रा जी से लूंगी। क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे, 30 सेकंड्स रख रही हूँ। चित्रा बाथम जी, आपके साथ शुरू करूंगी। पूर्णिमा जी नमस्ते। आपने जिस तरीके से यहाँ पे जो भाजपा की पेरोल वाले राजनीतिक विश्लेषक बिठा रखे थे, और उन्होंने जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के इसी में 30 सेकंड निकाल दीजिए आप चित्रा जी। सुन लीजिए अभी आप, इसी में आप 30 सेकंड निकाल दीजिए। ठीक है, आप यही बोलिए, मैं 30 सेकंड स्ट्रिक्ट रखूंगी। अब 18 सेकंड बचे, बोलिए। इस देश की लड़ाई का इतिहास को बदलना चाहते हैं, या अपना इतिहास भी नकार रहे हैं। जिना सांप्रदायिक था तो जिना के साथ इन लोगों की सरकार थी, और इन लोगों को सबसे बड़ा आपत्ति थी वंदे मातरम बोलने के लिए, जो आज इस देश में जिसका हमें उत्साह मनाना चाहिए, वो आज बहस का मुद्दा बना के रख दिया है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस देश में सांप्रदायिकता की राजनीति करना चाहते हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। देश की जो असली मुद्दे हैं उनसे इन्हें कोई सरोकार नहीं है। चारू प्रज्ञा, 30 सेकंड्स। जी देखिए, वंदे मातरम हमारे देश की आत्मा है, और बिल्कुल आप ठीक बोल रही हैं, उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन उत्सव मनाने के लिए उसका सही इतिहास
और उसका पूरा वर्जन देश की जनता के सामने आना चाहिए। जब मैं स्कूल गई थी ना, मुझे सारे 6 स्टैंजास नहीं सिखाए गए थे, केवल 2 सिखाए गए थे। बड़े होके मैंने बाकी के 4 पढ़े, सीखे और समझे, और ये समझ में आया कि हमारे साथ कितना नाइंसाफी करी गई थी, कितना ज्यादा। हमारे केवल देश का विभाजन नहीं हुआ था, हमारी सोच का, हमारे गानों का, हर चीज का विभाजन हुआ था। और कांग्रेस की अस्मिता हमारे देश के लिए इतनी छोटी थी कि वो अपने पर्सनल हित के लिए हर चीज का विभाजन करने को तैयार। एहतेशामुल हक जी, जल्दी से सर। देखिए, वंदे मातरम प्रत्येक भारतीय के हृदय में एक संकल्प की तरह है। हम समझते हैं कि वंदे मातरम एक ऐसा शब्द है, इसको जो है इस पर जरूर किसी किस्म का बात नहीं होना चाहिए, और इसको हर एक भारतीय को इसको गर्व से वंदे मातरम बोलना चाहिए। आपत्ति यहाँ पर किसी तरह का कोई नहीं होना चाहिए। और बीजेपी जिस हिसाब से डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है अभी के जमाने में, इस हिसाब से पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। इसलिए सामने इलेक्शन है, इस तरह से वो मुद्दा उठा रहे हैं। डिबेट दूसरी जाति पे होना चाहिए, दूसरी बातों पे होना चाहिए, रोजगार पे। ओके सर, ओके प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब 30 सेकंड्स आपके क्लोजिंग कमेंट प्लीज। देखिए, राइट फ्रॉम द कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट टू द नेशनल पॉलिटिशियन, ये जितने लोग भी होते हैं, हर आदमी देश काल और परिस्थितियों के वश में आके कोई भी निर्णय लेता है जिसमें उसका व्यक्तिगत सुविधा और स्वार्थ भी सम्मिलित रहता है। तो उसके बाद में उसके काफी समय बीतने के बाद में अलग अलग लोग उसका अलग ढंग से उसको परिभाषित करते हैं। ठीक है, गुलाम सरवर जी आपके 30 सेकंड्स, फिर संजय जी आपके साथ क्लोज करो। मेरा तो बस एक ही मानना है कि राष्ट्रगीत का सम्मान बचाना ये ही देश प्रेम है। जो लोग चाहते हैं कि इस पर बहस हो अच्छी बात है, तभी तो इसके वो सारे तथ्य सामने आएंगे जो अब तक छुपे रह गए। लेकिन साथ में इस पर भी बहस हो कि आखिर किसने तैयार किया उस गैंग को जो वंदे मातरम जैसे गाने को गलियों में फोर्सफुल्ली गवाकर उसको धर्म विषय से जोड़ा जा रहा है। ये राष्ट्रीय गीत है भाई, ये धर्म का गीत नहीं है, ये राष्ट्रीय गीत है। इसको राष्ट्र के सम्मान से जोड़कर देखना चाहिए और उसी तरह सम्मान बचाए रखना चाहिए। ठीक है संजय जी। पूर्णिमा जी, देखिए, अपना देश एक ऐसा देश है जो हम लुटेरे जो होते थे उनके इतिहास, लिखे हुए इतिहास को हम मानते हैं, लेकिन अच्छे इतिहास को हम नहीं मानते। हमारा ऐसा देश है जो अंग्रेजों की गुलामी करते आए और आज तक गुलामी कर रही कुछ पार्टियां, वो अपने दामन में कभी झांक के नहीं देखती उन्होंने क्या क्या काम किए। दूसरों को माफी बूर बोलते हैं, दूसरे पे आपत्ति लगाते हैं, दूसरों पे आरोप लगाते हैं, अपने गिराबान में झांक के नहीं देखते हैं कि नाभा जेल में क्या क्या करके आए थे, 3 दिन का समय नहीं बीत रहा था। तो समस्या वहां पे है, समस्या तुष्टीकरण में है। और प्रधानमंत्री ने एकदम सही बोला है, अपने इतिहास को अगर आप देखोगे तो आज का वर्तमान अच्छा हो जाएगा। ठीक है सर। और वंदे मातरम जो है वो देश की आत्मा है, और देश की आत्मा के टुकड़े नहीं किए जाते हैं, न कभी इतिहास में, न वर्तमान में, और न कभी भविष्य में होने चाहिए। वंदे मातरम। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चारू प्रज्ञा आपका भी शुक्रिया, चित्रा बाथम जी, प्रोफेसर रवि भट्ट, संजय राणा जी, एहतेशामुल हक और गुलाम सरवर जी आपका भी शुक्रिया। दहाड़ में आज के लिए फिलहाल इतना ही।